जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स और आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें दो केस होते हैं। पहला केस हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दूसरी स्थिति है। दूसरी स्थिति हम लोग पढ़ रहे हैं निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में कहते किसे हैं तो समझ लिया जाए। जैसे यह कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये भी यदि कोई बिंदु हम इस द्विध्रुव के लंबार्धक पर लेते हैं, मान लीजिए यह बिंदु P हमने लिया है, यह बिंदु P इस द्विध्रुव AB के लंबार्धक पर है, तो इस स्थिति में यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो यह निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति कहलाता है। निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति का मतलब यह होता है जब द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो वह निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक वैद्युत द्विध्रुव AB लिया है, इसकी टोटल लंबाई 2L है। बिंदु A पर -Q आवेश है और बिंदु B पर +Q आवेश है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है? O है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये मध्य बिंदु है तो ये दूरी L होगा और यह भी दूरी का हो जाएगा L हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि जिस माध्यम में ये द्विध्रुव स्थित है उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? K है। ये हमने मान लिया। और एक बात हम लोग समझते हैं, PB बराबर PA होगा। क्यों ये बराबर होगा? क्योंकि यह बिंदु P लंबार्धक पर है। जब लंबार्धक पर है तो दोनों अंत सिरों से इस बिंदु P की दूरी बराबर होगी। जब यह भुजा और यह भुजा बराबर है तो इसके सामने के भी कोण बराबर होंगे। मैं सामने के कोणों को क्या मान लिया हूं? थीटा मान लिया हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर आ जाएगा 1/4πε0K और Q बटा में ये दूरी हो जाएगा AP का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा AP का स्क्वायर। इसको हमने 1 माना और इसकी दिशा किधर होगी? P से A की दिशा में। इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी PA दिशा में, उसी तरह से हम +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो E2 बराबर आ जाएगा 1/4πε0K और ये आ जाएगा Q बटा में PB स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा PB स्क्वायर। इसको हमने 2 माना और इसकी दिशा किधर होगी? तो BP दिशा में होगी। BP दिशा में, वेक्टर BP दिशा में इसकी दिशा हो जाएगा BP दिशा में। अब हम क्या करते हैं? E1 और E2 को 2 घटकों में विभाजित करते हैं। अब
वेक्टर E1 और वेक्टर E2 को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर निरस्त हो जाएंगे क्योंकि इनके परिमाण बराबर और दिशाएं विपरीत हैं लेकिन क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुट जाएंगे। अब इसको समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, ये वेक्टर E2 है, ये वेक्टर E1 है। हमने क्या किया है कि E2 और E1 को, ये E2 है, ये E1 है, इसको दो घटकों में विभाजित किया है। तो ये ऊर्ध्वाधर घटक होगा E1 sin थीटा, और इस दिशा में ये होगा आपका E1 cos थीटा। E2 का इस दिशा में घटक E2 sin थीटा होगा, और इस दिशा में घटक E2 cos थीटा हो जाएगा। ये कोण थीटा में माना हो, ये कोण थीटा, तो ये एकांतर कोण हो जाएगा, ये एकांतर कोण से थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा, संगत कोण के कारण ये थीटा हो जाएगा। अब E2 sin थीटा और E1 sin थीटा, ये जो है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि E1 sin थीटा और बराबर है क्या, E2 sin थीटा। क्यों बराबर है? क्योंकि E1 और E2 बराबर है, तो जब E1 और E2 बराबर है तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों बराबर है। E1 और E2 क्यों बराबर है? क्योंकि AP है, ये PB है, तो ये AP और PB बराबर है, तो ये सारी वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों ऊर्ध्वाधर घटक बराबर और विपरीत है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, और E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण ये जुट जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर आ जाएगा आपका E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, ये हो जाएगा। अब E1 cos थीटा, तो E1 cos थीटा क्या हो जाएगा? यहां से आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटा में AP स्क्वायर प्लस E2, ये cos थीटा तो रहेगा ही, cos थीटा, और E2 का मान हम ये रखते हैं 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये आ जाएगा क्यू बटा में पीबी है। तो पीबी का मान जो है, पीबी का मान वो किसके बराबर है, पीए के बराबर है। यहां पर लिख सकते हैं पीबी बराबर क्या है, पीए है ये। तो जब पीबी और पीए बराबर है तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, पीए लिख देता हूं या एपी लिख देता हूं, एपी स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये सेम चीज है, तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, अर्थात 2 इंटू क्यू कास थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और एपी का कहा जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 2q, यहां से इस त्रिभुज में से हम कास थीटा का मान निकालते हैं। तो इस त्रिभुज में कास थीटा का मान निकाला जाए, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू L है, और ये कर्ण निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस क्या आएगा, एल स्क्वायर कर्ण में आ जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये मैं कास थीटा की वैल्यू रख देता हूं, ये आ रहा है, और ये अपान तो मैं लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, कास थीटा की वैल्यू आया है एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद एपी का स्क्वायर है, एपी यही आपका कर्ण है, यही एपी जो है आपका कर्ण है। तो एपी का स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये। तो एपी के जगह पर मैं लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप ये देख रहे हैं कि इसको मैं सजा कर लिख देता हूं, तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, सजा कर मैं इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा Q इंटू 2L, ये मैं सजा कर लिख रहा हूं Q इंटू 2L बटा में, ये देखिए यहाँ पर अंडर रूट है और ये पावर 1 है, तो 1 पावर ये अंडर रूट 2, तो अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर, तो 1 पावर और अंडर रूट 1/2 पावर ये, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3/2 पावर हो जाएगा। Q इंटू 2L जो होता है E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा आपका P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये हमारा एक फार्मूला आ गया जो कि अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इसमें कुछ केस लगाते हैं हम लोग, यदि L का मान R से बहुत कम हो, यदि L मोस्ट लेस देन टू R हो तो L बराबर हम 0 मान लेते हैं, अर्थात L को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम हो तो L को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट माना जा सकता है, तो L को हम लोग नेग्लेक्ट मान लेंगे। तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये आ जाएगा P बटा में R स्क्वायर के पावर 3/2, ये 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये मिल जाएगा P बटा में R क्यूब, ये आपका मिल जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा जो होती है वह P के विपरीत होगी, वेक्टर E की दिशा P के विपरीत होगी, P के विपरीत, क्योंकि वेक्टर P की जो दिशा होती है वह -q से +q की तरफ होती है, ये P की दिशा होती है, लेकिन यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा +q से -q की तरफ है। तो इस परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह वेक्टर P के क्या होगी, विपरीत होगी। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं ये हम लोग पढ़ते हैं।
तो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप में हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करते हैं। माइकल फैराडे ने इनको वैद्युत बल रेखाएं कहा, लेकिन आज हम इसे वैद्युत बल रेखाएं न कहकर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इन्हें वैद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं। अब इनको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती हैं जिन पर एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं। काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जिन पर एकांक धनावेश चलता है। जिन पर एकांक धनावेश चलता है। एकांक धनावेश चलता है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती हैं जिन पर एकांक धनावेश चलता है। या ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो परिभाषा क्या है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचें तो उस स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है या वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पे दो पृष्ठ लिए गए हैं, ए और बी।
यहां पर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या ज्यादा है, यहां पर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कम है, तो इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी और इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखा के लंबवत खींचे गए पृष्ठ के एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और जहां पर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़ लेते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, रेखाओं के गुण क्या के गुण होते हैं ये हम लोग समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। तो पहला गुण होता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन बिंदु आवास से शुरू होती हैं, त्रिज्यतः शुरू होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी धन बिंदु आवेश से शुरू होकर अनंत तक चली जाती हैं, अर्थात अनंत पर समाप्त होती हैं। ऐसा कह सकते हैं हम कि धन बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उस आवेश से त्रिज्यतः शुरू होकर अनंत पर समाप्त होती है। दूसरा ये कह सकते हैं हम लोग कि ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वह अनंत से चलकर उस ऋण आवेश पर आकर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आकर उस ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। ये धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और ये ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। यदि एक धन आवेश रहे और एक ऋण आवेश रहे तब क्या होगा, एक यहां पर धन आवेश है और यहां पर क्या है, ऋण आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, तो धन से ऋण की ओर दिष्ट होंगी, ऐसे दिष्ट होंगी, अर्थात धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर क्या होंगी, समाप्त होंगी। ऐसे धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर क्या होंगी, समाप्त होंगी। ये धन आवेश से शुरू होकर कहां समाप्त हो रहे हैं, ऋण आवेश पर समाप्त हो रही हैं, ये देख सकते हैं आप। तो एक धन आवेश के कारण और एक ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह धन आवेश से शुरू होती हैं और ऋण आवेश पर आकर समाप्त हो जाती हैं। यदि यही चीज दो धन आवेश रहे तो एक ये धन आवेश है
और ये भी धन आवेश है। यदि दो धन आवेश रहेंगे तो इनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वे क्या होंगी, एक दूसरे से दूर हटेंगी। ऐसे एक दूसरे से क्या हटेंगे, दूर हटेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये रेखाएं क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर हट रही हैं। ये दो धनावेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। दो धनावेशों के कारण ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये धन आवेश है, ये धन आवेश है। तो दो धन आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं या वैद्युत बल रेखाएं हैं वे एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर हट रही हैं प्रतिकर्षण बल लगने के कारण। यदि दो ऋण आवेश रहेंगे, ये भी ऋण आवेश है और ये भी ऋण आवेश है, तो दो ऋण आवेशों के कारण भी जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वे दोनों एक दूसरे से क्या हटेंगे, दूर हटेंगे। ये दोनों एक दूसरे से क्या हटेंगे, दूर हटेंगे। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से क्या हटेंगे, दूर हटेंगे। ठीक है, ये अर्थात अनंत से आएंगी और एक दूसरे से दूर हटते हुए ऋण आवेश पर समाप्त होंगे। तो ये किसी धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये एक धन और एक ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये धन और धन के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। यह दोनों ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं अपने लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास कर रही है। देख लीजिए, ये लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, अपने लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल काम करता है। दूसरा, समान प्रकार के आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं अपने लंबाई के लंबवत दिशा में फैलती हैं और लंबाई के लंबवत दिशा में फैलती हैं। इससे ये पता चल रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनमें प्रसार हो रहा है, अर्थात लंबाई के लंबवत दिशा में, लंबाई के लंबवत दिशा में क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से फैल रहे हैं, अर्थात विपरीत प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये हमको पता चल रहा है। अगला चीज ये पता चल रहा है कि वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं, चाहे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। आप जहां भी देख रहे होंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये एक दूसरे को नहीं काट रही है। क्यों? यदि वैद्युत बल रेखाएं काटेंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो वैद्युत बल रेखाएं काट रही हैं, तो यदि दो वैद्युत बल रेखाएं काटेंगी तो इस प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप देख सकते हैं, ये एक स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। अर्थात यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा 2 है, या परिणामी वैद्युत बल की दिशा 2 है, जो कि असंभव है क्योंकि एक बिंदु पर वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा 1 होगी, न कि 1 से अधिक होगी। अतः दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। अगला गुण यह है कि इन वैद्युत बल रेखाओं के या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा वैद्युत बल की दिशा को बताती है या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है। तो अगला गुण हम लोगों ने ये पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, अर्थात उस बिंदु पर वैद्युत बल की दिशा को बताती है। एक गुण हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो उसका तान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि क्या है, असंभव है,
क्योंकि एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक होगी, न कि एक से अधिक होगी। अगला गुण क्या है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के लंबवत एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात किसी क्षेत्रफल से यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक गुजर रही है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी, और किसी क्षेत्रफल से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कम गुजर रही हैं तो वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, कम होगी। अगला गुण क्या है कि यदि कोई समविभव पृष्ठ है, जैसे मान लीजिए ये समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ किसे कहता है? ऐसा पृष्ठ जिसके पृष्ठ के चारों ओर सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ है तो यहाँ पर चारों तरफ यदि विभव समान रहेगा तो ये क्या कहा जाएगा, समविभव पृष्ठ कहा जाएगा। और किसी समविभव पृष्ठ के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वे उस पृष्ठ के लंबवत, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत और त्रिज्या के अनुदिश होती है, अर्थात त्रिज्यता होती है। किसी समविभव पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ के लंबवत, ठीक है, और त्रिज्या के अनुदिश होती है। तो आज हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़ा और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।